हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। आज 2 अगस्त 2026। आइए पढ़ते हैं आज की न्यूज़ के बारे में डिटेल से एनालिसिस पढ़ते हैं कि इसमें पहला न्यूज़ है कि अपने प्यारे भारत का ध्वज लहराओ। जनसत्ता लाइव हिंदुस्तान से संपादकीय न्यूज़ लिया गया है दोस्तों। कि आइए पढ़ते हैं इस न्यूज़ के बारे में क्या है कि अपने प्यारे भारत का ध्वज लहराओ या भारत। तो इस टॉपिक को दोस्तों GS1 पेपर से इस टॉपिक को जोड़ सकते हो कि हमारी हिस्ट्री से इस टॉपिक को जोड़ सकते हो। आइए पढ़ते हैं इसके बारे में कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के अभिकल्पक और महान स्वतंत्रता सेनानी पिंकली वेंकैया के जीवन, उनके योगदान और देश के प्रति उनके अटूट समर्पण पर केंद्रित है। लेख की मुख्य बातें और संरचना इस प्रकार है कि शीर्षक है अपने प्यारे भारत का ध्वज लहराओ कि विषय स्वतंत्रता सेनानी पिंगली वेंकैया 1876 से 1963 1963 1963 की राष्ट्रभक्ति और राष्ट्रीय ध्वज का निर्माण का सफर। इसमें प्रस्तुति है ज्ञान उपाध्याय और प्रकाशन है कि लाइव हिंदुस्तान संपादकीय। आइए पढ़ते हैं लेख की मुख्य बातें कि राष्ट्रीय ध्वज की कल्पना है। लेख में विस्तार से बताया गया है कि किस प्रकार पिंगली वेंकैया ने महात्मा गांधी के मार्गदर्शन में भारत के लिए एक साझा राष्ट्रीय ध्वज की आवश्यकता महसूस की और उसका प्रारंभिक शाखा तैयार किया। और ब्रिटिश सेना का प्रसंग या इसमें उनके शुरुआती जीवन के एक प्रसंग का भी उल्लेख है जब वे ब्रिटिश सेना में शामिल होकर अफ्रीका के युद्ध या बोअर युद्ध के भाग लेने गए थे, जहां यूनियन जैक ब्रिटिश ध्वज को देखकर उनके मन में अपने देश के स्वतंत्र ध्वज की भावना जागृत हुई। अशोक चक्र और रंग 1921 के विजयवाड़ा कांग्रेस अधिवेशन में गांधी जी के समक्ष ध्वज का प्रारूप प्रस्तुत किया गया और जिसमें बाद में सफेद पट्टी और चक्र अशोक चक्र को शामिल कर इसे वर्तमान रूप दिया गया। कसौटी पर लोकतंत्र। आइए पढ़ते इस न्यूज़ के बारे में कि वक्त की नज्म लवलीन सिंह है इसका। आइए पढ़ते इस न्यूज़ के बारे में कि लोकतंत्र और इसे पॉलिटिक्स इस टॉपिक को जोड़ सकते हैं दोस्तों कि लोकतंत्र और आलोचना। लेख की शुरुआत इस बात से होती है कि लोकतंत्र एक ऐसा पौधा है जो बिना रख रखाव के सूख जाता है। लेखिका का मानना है कि केवल चुनाव होना ही लोकतंत्र नहीं बल्कि स्वतंत्र आवाज़ों और संस्थाएं भी इसका मुख्य हिस्सा है। सोशल मीडिया का प्रभाव। लेख में चर्चा की गई है कि कैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर राजनीतिक दलों विशेषकर भाजपा और विपक्ष द्वारा नेगेटिव विमर्श को नियंत्रित करने का प्रयास किया जाता है। लेखिका या सोशल मीडिया पर होने वाला या ट्रोलिंग या संगठित अभियानों का भी उल्लेख करती है। विपक्ष की स्थिति। लेख में इस बात का विश्लेषण किया गया है कि वर्तमान समय में विपक्ष किस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सत्तारूढ़ दल के सामने राजनीतिक रूप से संघर्ष कर रहा है। और अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ। भारत के लोकतंत्र की तुलना अन्य देशों जैसे अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप के समय की राजनीतिक से करते हुए यह बताने का प्रयास किया गया है कि मजबूत लोकतंत्र में भी किस तरह की राजनीतिक बदलाव और चुनौतियां आती है। निष्कर्ष। लेखिका निष्कर्ष निकालती है कि लोकतंत्र की असली ताकत उसकी कमियों को खुलकर स्वीकार करने और सुधार करने में है, न कि केवल चुनावी जीत में। लोक परीक्षा अधिनियम 2026 के तहत कानून किया गया परीक्षा व व्यवस्था में सुधारों पर चुप्पी को लेकर उठ रहे सवाल हैं कि दंड प्रावधान। इसमें पंचायत सवाल जो कानून से नहीं छूटे। आई पर इस न्यूज़ के बारे में दिया गया है। इसमें 2-3 न्यूज़ है कि पेपर लीक के लिए भी कई देशों में बनाए कड़े कानून। आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। लोक परीक्षा अधिनियम 2026 पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 2026 परीक्षा व्यवस्था में पेपर लीक विरोधी सुधारों के संबंध में पृष्ठ के मुख्य और महत्वपूर्ण अंशों विस्तृत नीचे दिया गया है। दंड प्रावधान कानून। इसमें लेख के शीर्षक प्रावधान है कानून के तहत कड़े दंड प्रावधान जैसे 10 साल की कैद या 10 करोड़ रुपये जुर्माना। इसके बारे में हमने चर्चा कर ली दोस्तों पिछले क्लास में। इसके बारे में मैं चर्चा। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला न्यूज़ देखते हैं कि दुनिया की अर्थव्यवस्था पर असर डाल रहा है अवसाद का बोझ। कि आजकल दोस्तों इतने आजकल के जो हम लोग स्टूडेंट हैं इतने अवसादग्रस्त होते जाते हैं दोस्तों कि एग्जाम के लिए कि पेपर लीक हो रहे हैं और बहुत पढ़ाई हो रहा है, बहुत एज बढ़ रहे हैं, टाइम बढ़ रहे हैं, उसके साथ ही वो एग्जाम में क्लियर हो रहे हैं। तो बहुत अवसाद आज के युवाओं के बीच देखने को मिलते हैं। तो इसलिए बोला गया है कि दुनिया की अर्थव्यवस्था पर भी असर डाल रहा है अवसाद का बोझ। इसमें बोला गया है कि आई पढ़ते इस न्यूज़ के बारे में डिटेल से। मुख्य बातें। नेचर या मेडिसिन जर्नल या नेचर मेडिसिन में प्रकाशित एक वैश्विक शोध पर आधारित है जो डिप्रेशन या अवसाद के कारण अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले वित्तीय बोझ और नुकसान का विश्लेषण करता है। मुख्य सांख्यिकीय या वित्तीय प्रभाव कि वैश्विक वित्तीय बोझ या वर्ष 2025 से 2050 के बीच दुनिया भर में डिप्रेशन के कारण $12 ट्रिलियन का भारी आर्थिक नुकसान होने का अनुमान लगाया है। और जीडीपी पर असर। यह नुकसान वैश्विक स्तर पर वार्षिक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के लगभग 0.460% के बराबर है। भारत पर प्रभाव। अकेले भारत को साल 2050 तक लगभग $442.28 अरब की आर्थिक हानि उठानी पड़ सकती है, जो वर्तमान में भारत में करीब 5.6 करोड़ लोग अवसाद की ग्रसित हैं। और सर्वाधिक प्रभावित देश 2025 से 2050 अनुमानित नुकसान। लेख में शामिल ग्राफ के अनुसार आर्थिक नुकसान के मामले में शीर्ष देश इस प्रकार है कि अमेरिका 4087 अरब डॉलर या 4.087 ट्रिलियन और चीन है 2072 अरब डॉलर मतलब 2.072 ट्रिलियन और ब्रिटेन है 775 अरब डॉलर और जर्मनी है 442 अरब डॉलर। अर्थव्यवस्था प्रभावित होने के मुख्य कारण है कि यह आर्थिक नुकसान मुक्त स्वास्थ्य खर्चों के कारण नहीं बल्कि कार्यबल से जुड़े निम्नलिखित कारकों की वजह से होता है। उत्पादकता में कमी। प्रेजेंट
एब्सेंटीज में काम पर उपस्थित रहने के बावजूद मानसिक तनाव के कारण पूरी क्षमता से काम न कर पाना और कार्यस्थल से अनुपस्थित या एब्सेंटीज गंभीर अवसाद के चलते लंबे समय तक काम से छुट्टी लेना और श्रम भागीदारी में गिरावट और मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ने के चलते लोगों का नौकरी छोड़ना या जल्दी सेवानिवृत्त होना। और यह रिपोर्ट स्पष्ट करती है कि डिप्रेशन केवल एक व्यक्ति स्वास्थ्य समस्या नहीं, बल्कि यह राष्ट्र के आर्थिक विकास और कार्यबल की उत्पादकता को सीधे तौर पर प्रभावित करने वाला एक समष्टि आर्थिक या माइक्रो इकोनॉमिक संकट भी है। चिकित्सीय अस्वीकरण की मेडिकल या डिस्क्लेमर, यह जानकारी केवल समान ज्ञान और समाचार रिपोर्टिंग के उद्देश्य से दी गई है और इसे किसी भी प्रकार के चिकित्सीय सलाह या निदान के रूप में न समझें। और मानसिक स्वास्थ्य या डिप्रेशन से संबंधित किसी भी लक्षण के उपचार के लिए कृपया हमेशा किसी योग्य या मनोचिकित्सकीय या फिजिशिस्ट या चिकित्सक से संपर्क करें। डेटा सेंटर पर फिर से साइबर हमला है। पढ़ते इस न्यूज़ के बारे में कि उत्तराखंड के स्टेट डेटा सेंटर पर हुए साइबर हमले या रेंसमवेयर या मेलवेयर अटैक से संबंधित है। मुख्य बिंदु और विवरण। घटना है अक्टूबर 2024 में गांधी जयंती 2 अक्टूबर की सरकारी छुट्टी के दिन उत्तराखंड के सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी द्वारा संचालित मुख्य डेटा सेंटर पर साइबर हमला हुआ था और प्रभाव इस हमले के कारण राज्य सरकार का पूरा आईटी ढांचा ठप हो गया था और अपनी सरकार ई ऑफिस सीएम हेल्पलाइन तथा चारधाम पंजीकरण समेत 1886 से अधिक सरकारी वेबसाइट अस्थायी रूप से बंद करनी पड़ी थी। डेटा सुरक्षा कि सरकार और आईटी सचिव के आधिकारिक बयानों के अनुसार एहतियात के तौर पर डेटा सेंटर को तुरंत बंद कर दिया गया था, जिससे वर्चुअल मशीनों में कोई महत्वपूर्ण डेटा डिलीट या चोरी या डेटा लॉस नहीं हुआ। तो प्रारंभिक जांच में यह पाया गया था कि साइबर अपराधियों या रेंसमवेयर ने सबसे पहले बेंगलुरु स्थित बैकअप या डिजास्टर रिकवरी सेंटर में सेंध लगाई थी, जहां से यह देहरादून स्थित मुख्य डेटा सेंटर में फैला। इस मामले की जांच के लिए CERT इन और भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र 14C जैसी राष्ट्रीय एजेंसियों की मदद ली गई थी। विदेश मंत्री या अराघची ने कहा, अमेरिकी हमलों के लिए स्थान देना कबूल नहीं। ईरान ने चेताया, अमेरिका को सैन्य और अड्डे देना या ब्रिटेन को बहुत भारी पड़ेगा। आइए पढ़ते हैं इस न्यूज़ के बारे में कि ईरान और अमेरिका ब्रिटेन के बीच बढ़ते सैन्य और राजनयिक तनाव की रिपोर्ट को दर्शाती है। मुख्य समाचार और उनके मुख्य बिंदु कि ईरान ने चेताया, अमेरिका को सैन्य अड्डे देना ब्रिटेन को बहुत भारी पड़ेगा। ईरान ने विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने ब्रिटेन को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि यदि ब्रिटेन अपने सैन्य ठिकानों का उपयोग अमेरिका द्वारा ईरान पर हमलों के लिए करने देता है तो इसे सीधे तौर पर आक्रामकता में भागीदारी माना जाएगा। और विदेश मंत्री अराघची ने कहा, अमेरिका हमलों के लिए स्थान देना कबूल नहीं। ईरान अंतर्राष्ट्रीय या कानूनों के तहत ऐसे किसी भी कदम को अपनी संप्रभुता पर हमला बनेगा, उसे आत्मरक्षा का पूरा अधिकार होगा। अन्य प्रमुख खबरें हैं कि ब्रिटेन युद्ध का हिस्सा नहीं। रिपोर्ट के अनुसार ब्रिटेन के विदेश मंत्री एड मिलीबैंड ने फोन पर बातचीत में स्पष्ट करने की कोशिश की कि ब्रिटेन ईरान के साथ किसी भी युद्ध का हिस्सा नहीं है। वे विवादों को सुलझाने के लिए केवल कूटनीति पर भरोसा करते हैं। कि ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री को फैसला। यह चेतावनी ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री एंटी बर्नहैम द्वारा अमेरिका को ईरान से संबंधित अभियानों के लिए या ब्रिटिश सैन्य ठिकानों जैसे डिएगो या गर्जिया या RAF फेयरपोर्ट के निरंतर उपयोग की अनुमति देने के बाद आई है। मध्य पूर्व में जंग शायद कोलम में चल रहे क्षेत्रीय तनाव और सुरक्षा उपायों के बारे में जानकारी दी गई है कि तेहरान जाने की कोशिश में मारे गए 14 अफगानी। कि अखबार के उन अन्य हिस्से में बताया गया है कि तेहरान ईरान की सीमा में प्रवेश करने के प्रयास के दौरान भूख या प्यास या अन्य कठिन परिस्थितियों के कारण 14 अफगान नागरिकों की मौत हो गई थी। भारत चीन में 6 वर्ष बाद नाथुला से व्यापार बहाल। आइए पढ़ते हैं इस न्यूज़ के बारे में कि IR से लिया गया कि भारत और चीन के बीच 6 वर्ष बाद नाथुला दर्रे से पास बहाल होने की महत्वपूर्ण जानकारी देती है कि व्यापार की बहाली भारत और चीन के आपसी संवाद और सहमति के बाद 6 साल के लंबे अंतराल के बाद नाथुला सीमा से व्यापार दोबारा शुरू किया गया था। और ऐतिहासिक संदर्भ 2006 इस व्यापारिक मार्ग को 5 जुलाई 2006 को दोनों देशों के बीच हुए समझौते के बाद आधिकारिक तौर पर खोला गया था। और कोरोना महामारी का प्रभाव 2020 में कोविड महामारी फैलने के कारण सुरक्षात्मक उपायों के तहत इस मार्ग से होने वाले व्यापार को पूरी तरह बंद कर दिया गया था। महत्वपूर्ण वर्ष 2019 बंद होने से पहले इस मार्ग से भारत का निर्यात और व्यापार सुचारू रूप से चल रहा था। और 2019 से डोकलाम गतिरोध के कारण इस क्षेत्र में कुछ समय के लिए तनाव 2017 है दोस्तों कि तनाव बना रहा है। कि शामिल वस्तुएं आयात निर्यात सामग्री भारत से तिब्बत या चीन जाने वाली वस्तुएं, तो इनमें प्रमुख रूप से गुड़ या मिश्री, कपड़ा, वनस्पति तेल, तंबाकू, कंबल, चावल, कॉफी और चाय आदि शामिल है। तिब्बत से भारत आने वाली वस्तुएं, इसमें मुख्य रूप से ऊन, कच्चे रेशम, या की पूंछ के बाल, चीन की मिट्टी के बर्तन और बकरी की खाल आदि सामान शामिल है। दवा इन्फ्लुएंसर बनने का सपना देख रहे हैं युवा कि एरिजोना स्टेट या विश्वविद्यालय के विशेषज्ञों ने किया अहम सर्वे। युवा में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर
सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और कंटेंट क्रिएटर बनने के बढ़ते रुझान पर आधारित है। सर्वेक्षण और आंकड़े क्या है कि एरिजोना स्टेट विश्वविद्यालय के विशेषज्ञों का सर्वेक्षण, इस रिपोर्ट में बताया गया है कि अमेरिका सहित दुनिया भर के युवाओं में इन्फ्लुएंसर बनने का आकर्षण बहुत तेजी से बढ़ा है और 2026 तक का बड़ा बदलाव। रिपोर्ट के अनुसार साल 2026 तक कि दुनिया भर में करीब 30 करोड़ नए सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर सक्रिय हो चुके हैं और इस अवधि में कंटेंट मोनेटाइजेशन और कमाई के तरीके और कमाई करने वाले की संख्या में भी की भारी तेजी दर्ज की गई है। हर चौथा भारतीय जेन जी, भारत में 16 साल से कम उम्र जेन जेड की आबादी बहुत बड़ी है, जो इस डिजिटल और सोशल मीडिया ट्रेंड को तेजी से आगे बढ़ा रही है। कंटेंट क्रिएशन शिक्षा कंटेंट क्रिएशन कोर्स, युवाओं की बढ़ती दिलचस्पी को देखते हुए अब कई वैश्विक विश्वविद्यालय और संस्थान कंटेंट क्रिएशन के विशेष कोर्स जैसे वीडियो एडिटिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग आदि भी संचालित कर रहे हैं। सोशल मीडिया का इतिहास और महत्वपूर्ण पड़ाव, लेख में कुछ प्रमुख सोशल मीडिया और इंटरनेट प्लेटफॉर्म की शुरुआत का उल्लेख किया गया है। और जस्टिन टीवी 1994 के संदर्भ में लाइव स्ट्रीमिंग की शुरुआत का इतिहास है। यूट्यूब 2005 में शुरू हुई है। इस वीडियो प्लेटफॉर्म ने युवाओं को घर बैठे कंटेंट शेयर करने और दुनिया भर की लोकप्रियता पाने का सबसे बड़ा जरिया है। और पॉपुलर ऐप्स 1998 अन्य शुरुआती इंटरनेट सोशल मीडिया कम्युनिटी का विकास। और शीर्ष अदालत ने कर्नाटक हाईकोर्ट के 6 प्राथमिकी रद्द करने का फैसला निरस्त किया। मुकदमा रद्द करने की शक्ति का प्रयोग सोचकर करें। हाईकोर्ट आई पढ़ते हैं पॉलिटिक्स रिलेटेड है कि सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए एक महत्वपूर्ण फैसले के बारे में, जिसमें उन्हें कर्नाटक हाईकोर्ट के एक फैसले को पलट दिया है कि मुख्य बातें क्या है कि अदालत का फैसले है कि जस्टिस संजय कोरल और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने कर्नाटक हाईकोर्ट द्वारा भ्रष्टाचार के आरोपों में फंसे वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के खिलाफ दर्ज 6 प्राथमिकी एफआईआर को रद्द करने के फैसले को निरस्त या रद्द कर दिया है। और हाईकोर्ट को नसीहत, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट हिदायत दी है कि उच्च न्यायालय को मुकदमा या एफआईआर रद्द करने की असाधारण शक्ति सीआरपीसी की धारा 482 और बीएनएसएस की धारा 518 के तहत का इस्तेमाल बहुत सोच समझकर और सावधानीपूर्वक करना चाहिए। अदालतें इस शक्ति का प्रयोग समान तौर पर जल्दबाजी में नहीं कर सकती और अदालतें ने दायरे से बाहर जाकर काम किया। पीठ ने टिप्पणी की कि हाईकोर्ट ने अपने आदेश में उन पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया जिनकी जांच चल रही थी और जांच पूरी होने से पहले ही शुरुआती चरण में ही केस को इस तरह रद्द करना कानून के स्थापित सिद्धांतों के खिलाफ है। तो मामला क्या था? यह मामला साल 2020 में बेंगलुरु के सेंट्रल क्राइम ब्रांच से जुड़ा हुआ है और इसमें पुलिस कमिश्नर और उपाध्यक्ष, डीएसपी और इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारियों पर भ्रष्टाचार निरोधक कानून पीसी एक्ट और अन्य गंभीर धाराओं के तहत कुल 6 एफआईआर दर्ज की गई थी। और कर्नाटक हाईकोर्ट ने नवंबर 2021 में इन प्राथमिकों को रद्द कर दिया था और जिसके खिलाफ राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। जीएसटी संग्रह जुलाई में 15.4% बढ़ा और 2.11 लाख करोड़ के पार। आई पढ़ते इस न्यूज़ के बारे में डिटेल से कि जुलाई 2026 के रिकॉर्ड तोड़ देशव्यापी वस्तुओं एवं सेवा कर जीएसटी संग्रह और आयकर रिटर्न आईआरटीआर दाखिल करने की समय सीमा से संबंधित प्रमुख वित्तीय आंकड़ों की जानकारी दे रहा है। बम्पर जीएसटी संग्रह के कुल सकल संग्रह जुलाई 2026 में भारत का सकल ग्रोस जीएसटी संग्रह 2,11,205 करोड़ के पार पहुंच गया है, जो कि सालाना आधार पर 15.4% से भारी वृद्धि को दर्शाता है। और पिछला रिकॉर्ड पिछले साल 2025 में यह संग्रह 1.83 लाख करोड़ था, जबकि जून 2026 में 1.95 लाख करोड़ के करीब रहा था। और टैक्स ब्रेकडाउन तो केंद्रीय जीएसटी की 39,835 करोड़ और राज्य जीएसटी और 47,881 करोड़ और एकीकृत जीएसटी आईजीएसटी 1.23 लाख करोड़ से अधिक। नोट राजस्व इस अवधि के दौरान 29,668 करोड़ का टैक्स रिफंड 13.1% बढ़ोतरी जारी किया गया है। रिफंड के समायोजन के बाद यह शुद्ध या नेट जीएसटी संग्रह 1.81 लाख करोड़ से अधिक रहा है। और आयकर रिटर्न आईआरटी दाखिल करने का रिकॉर्ड दाखिल रिटर्न की संख्या निर्धारण वर्ष असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए 31 जुलाई 2026 तक 5.9 करोड़ से अधिक आईआरटी दाखिल किए जा चुके हैं। और समय सीमा बिना किसी जुर्माने और ब्याज के वेतनभोगी वर्ग व गैर ऑडिट खातों वाले करदाताओं के लिए ITR1 और ITR2 दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 थी। जीएसटी कलेक्शन 2.11 लाख करोड़ और 15.4% की बढ़ोतरी, इसके बारे में हमने पढ़ लिया दोस्तों। इसके बारे में हमने आई पढ़ते आगा। अगला न्यूज है कि भारतीय अंगदान दिवस ऑर्गन डोनेशन डे के अवसर पर प्रकाशित एक विशेष समाचार पत्र के लेख को दिखाती हैं कि जो भारत में हर साल 3 अगस्त को मनाया जाता है। 3 अगस्त को याद रखना दोस्तों, इसे एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जा सकता है क्वेश्चन। भारतीय अंगदान दिवस कब मनाया जाता है? कि इंडियन ऑर्गन डोनेशन डे 3 अगस्त को मनाया जाता है। शीर्षक ऑर्गन ट्रांसप्लांट की जिंदगी की नई शुरुआत। इसलिए में अंगदान या ऑर्गन डोनेशन से जुड़े महत्वपूर्ण आंकड़े या व्यक्तिगत कहानियां भविष्य की आवश्यकताओं को साझा किया गया है। हार्ट ट्रांसप्लांट की स्थिति 2021 भारत में साल 2021 में कुल 817 हार्ट ट्रांसप्लांट किए गए हैं और बढ़ती आवश्यकता देश में
50,000 से अधिक मरीजों को दिल के प्रत्यारोपण की जरूरत है और सीमित उपलब्धता केवल 1.6% जरूरतमंद लोगों को ही समय पर हार्ट ट्रांसप्लांट की सुविधा मिल पाती है। और अंग प्राप्तकर्ताओं की प्रेरक कहानियाँ, रेसिपिएंट स्टोरीज। समाचार पत्र में 3 ऐसे लोगों के अनुभव साझा किए गए हैं कि जिन्हें अंगदान के माध्यम से नया जीवन मिला। प्रीति, उन्होंने उम्र 21 वर्ष 2009 में एम्स दिल्ली में इनका हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ था। इनका मानना है कि रिस्क तो लेना पड़ता है बेहतर ज़िंदगी के लिए और यह इनडोर आउटडोर गेम्स खेलकर समान जीवन जी रही है। और मोहम्मद वसीम, उम्र 29 वर्ष 2020 में इनका हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ और ये कहते हैं कि ट्रांसप्लांट से मेरी जीती हुई सांसें वापस आ गई हैं और अब ये नियमित रनिंग करते हैं और अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखते हैं। और राहुल कुमार प्रजापति 26, इनका ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव था जो बहुत दुर्लभ माना जाता है। इसके बावजूद उन्हें सही समय पर नया दिल बना और इनका संदेश है कि किसी के धरती पर न होने के बाद भी उस अंगदान की वजह से वह दूसरों के शरीर में मौजूद रहता है। वर्ष 2040 तक अनुमानित सालाना जरूरत की द लेंसेट रीजनल हेल्थ के अध्ययन के अनुसार भविष्य में अंगों की मांग में भारी बढ़ोतरी होने की संभावना। किडनी 3.14 लाख की प्रति वर्ष और लिवर 1.14 लाख प्रति वर्ष और हार्ट 95,711 प्रति वर्ष और फेफड़े लंग्स 12,840 प्रति वर्ष। यह ट्रांसप्लांट के बाद ध्यान रखने योग्य बातें कि अंग प्रत्यारोपण के बाद डॉक्टरों द्वारा दी गई सावधानियां का पालन करना अनिवार्य होता है और इन्फेक्शन से बचाव। ट्रांसप्लांट के बाद इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है और इसलिए धूल मिट्टी और भीड़ भाड़ वाले स्थानों से बचें। इसमें क्या बोला गया दोस्तों, क्या होता है ट्रांसप्लांट के बाद क्या होता है, इम्यूनिटी कमजोर होता है, इसलिए क्या बोला गया धूल मिट्टी या भीड़ भाड़ वाले स्थानों से क्या बचने के लिए बोलता है कि इसमें ट्रांसप्लांट करने से पहले डॉक्टर द्वारा दी गई सावधानी के बारे में बोला। नियमित दवाएं लें, डॉक्टर द्वारा बताए गए इम्यूनोप्रेसेंट या एंटी रिजेक्शन दवाओं को बिना चूके सही समय पर लें और खान पान बाहर के खुले खाने से बचें और फल और सब्जियों को अच्छी तरह धोकर या पकाकर ही खाएं। पहला है पोस्ट फैक्टो पर्यावरण मंजूरी और सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय। जीएस पेपर 3 पर्यावरण कि सर्वोच्च न्यायालय ने 29 जुलाई 2026 के अपने फैसले में केंद्र सरकार के 2021 के उस कार्यालय ज्ञापन या ऑफिस मेमोरेंडम को खारिज कर दिया है जो उद्योगों को पोस्ट फैक्टो या परियोजना शुरू होने के बाद या पर्यावरणीय मंजूरी इन्वायरमेंटल क्लियरेंस की अनुमति देता था। अदालत ने स्पष्ट किया है कि इसे पर्यावरणीय नियमों का उल्लंघन करने वालों के लिए एक आम माफी योजना एमनेस्टी स्कीम नहीं माना जा सकता है। की पॉइंट, न्यायालय का कोर्ट ने कहा कि पहले पर्यावरण को नुकसान पहुंचाना और बाद मंजूरी लेना पर्यावरण संरक्षण अधिनियम EPA 1986 के मूल भावना के खिलाफ है। वैकल्पिक व्यवस्था, न्यायालय ने केंद्र सरकार को कानून के दायरे में रहकर नियमों का उल्लंघन करने वाली परियोजना को नियमित या रेगुलराइज करने के लिए एक सख्त और वैधानिक तंत्र स्टेचुरी मैकेनिज्म बनाने की छूट दी है। और चिंता इस तरह की पूर्वव्यापी मंजूरी से सतत विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट और प्रदूषक भुगतान सिद्धांत या पोल्यूटर या पे प्रिंसिपल कमजोर पड़ता है। मुख्य विषय फर्स्ट ट्रैक कोर्ट FTCH और न्याय की गति या GS पेपर 2 राज्य शासन कि हालिया लेखों में देश में बढ़ते लंबित मामलों को निपटाने के लिए बनाए गए फर्स्ट ट्रैक सोशल कोर्ट्स ये FTCS की प्रभावशीलता पर गंभीर बात छिड़ी है और उद्देश्य महिलाओं और बच्चों के खिलाफ संवेदनशील अपराधियों जैसे पोक्सो एक्ट की त्वरित सुनवाई करना और चुनौतियों या न्यायिक रिक्तियाँ या वैकेंसी, बुनियादी ढांचे इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी और फोरेंसिक रिपोर्ट में देरी के कारण ये अदालतों में भी या सामान्य अदालतों की तरह धीमी हो रही है। और आगे की राह केवल नई अदालतें बनाने के बजाय समग्र या न्यायिक क्षमता को बढ़ाना और संस्थागत सुधार इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म करना अनिवार्य है। कि मुख्य परीक्षा के लिए है कि जीएस में पर्यावरण सतत विकास को सुनिश्चित करने के लिए अग्रिम या पर्यावरणीय प्रभाव या आकलन EIA एक आवश्यक उदाहरण है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पोस्ट फैक्टो एनवायरमेंटल क्लियरेंस पर दिए गए हालिया निर्णय के आलोक में इस कथन की आलोचनात्मक विवेचना कीजिए। 250-15 अंक है कि उत्तर होगा, इसका मॉडल आंसर होगा कि सर्वोच्च न्यायालय ने भूमिका में सर्वोच्च न्यायालय हालिया निर्णय पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस से को संक्षेप में परिभाषित करे और अग्रिम EIA के महत्व को समझाए और प्रदूषण नियंत्रण, जैव विविधता की रक्षा और पोस्ट फैक्टो मंजूरी के नुकसान बताए और उद्योगों द्वारा नियमों का दुरुपयोग या पहले नुकसान करो बाद में भुगतान करो की प्रवृत्ति, न्यायालय के संतुलित रुख या उल्लंघनकर्ताओं को नियमित करने हेतु वैधानिक तंत्र की आवश्यकता का उल्लेख करें और आर्थिक विकास और पर्यावरणीय संरक्षण के बीच संतुलन या सतत विकास पर जोर देते हुए उत्तर समाप्त करें। आइए पर इसका और डिटेल्स एनालिसिस का आंसर पढ़ते हैं कि हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने पुष्टि की कि अग्रिम या पर्यावरणीय प्रभाव आकलन प्रायर इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट EIA के देश के पर्यावरण कानून का एक मूल सिद्धांत न्यायालय ने पोस्ट फैक्टो या इन्वायरमेंट क्लियरेंस परियोजना शुरू होने के बाद मंजूरी देना को पर्यावरण के लिए हानिकारक मानते हुए इसे केवल असाधारण परिस्थितियों तक ही सीमित रखने का निर्देश दिया। और अग्रिम EIA का महत्व सतत विकास के लिए क्यों आवश्यक है, नुकसान से पहले रोकथाम या निवारक या सिद्धांत या प्रिकॉशनरी या प्रिंसिपल पर आधारित है जो किसी परियोजना से होने वाले नुकसान को शुरू होने से पहले ही रोकता है। जैव विविधता की रक्षा या संवेदनशील या परिस्थिति तंत्र या वनों या वन जीव गलियारों को अस्थायी गति से बचाता है। और जन भागीदारी अग्रिम EIA में शामिल सार्वजनिक सुनवाई स्थानीय समुदाय को अपनी आवाज़ उठाने का लोकतांत्रिक अवसर देती है और तकनीकी मूल्यांकन या परियोजना के लिए
वैकल्पिक स्थानों और पर्यावरण अनुकूलन तकनीकी के चयन का मार्ग प्रशस्त करता है। पोस्ट फैक्टो पर्यावरण मंजूरी, पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस के नुकसान, पहले नुकसान करो बाद में प्रवृत्ति के यह उद्योग बिना मंजूरी के काम शुरू करने के बाद जुर्माना देकर नियमित रेगुलाइज होने का को बढ़ावा देता है। स्वसत्र न्याय की विफलता, एक बार जब भारी निवेश के साथ बुनियादी ढांचा तैयार हो जाता है तो उसे ध्वस्त करना आर्थिक रूप से कठिन होता है, जिसे पर्यावरण से समझौता करना पड़ता है। कानूनी जवाबदेही का कमजोर होना, जब प्रक्रिया EIA अधिसूचना 2006 की मूल भावना को कमजोर करती है और उल्लंघनकर्ताओं के मन में कानून का डर खत्म करती है। सर्वोच्च न्यायालय का संतुलित रुख, न्यायालय ने माना कि पर्यावरणीय संरक्षण सर्वोपरि है और लेकिन पूरी तरह से बंद करने से आर्थिक पतन और रोजगार का नुकसान हो सकता है। इसलिए न्यायालय ने संतुलित रुख अपनाते हुए कहा कि पोस्ट फैक्टो मंजूरी को सामान्य नियम नहीं बल्कि एक दुर्लभ अवसर माना जाए। उल्लंघन करने वाले उद्योगों पर प्रदूषक भुगतान करता है। पॉल्यूटर या प्रिंसिपल के तहत भारी अनुपातिक जुर्माना लगाया जाए और नियमों का पालन न करने वाली गंभीर नुकसान पहुंचाने वाली इकाइयों को बंद करने में संकोच न किया जाए। निष्कर्ष, सतत विकास के लक्ष्य SDG 13 या 15 को प्राप्त करने के लिए अग्रिम EIA एक गैर या पराक्रम्य या नॉन न्यूट्रिएबल उपकरण है और आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाने के लिए पोस्ट फैक्टो मंजूरी को कड़ाई से हतोत्साहित किया जाना चाहिए। भविष्य की राह पर्यावरण कानून के सख्त प्रबंधन और उल्लंघन के खिलाफ त्वरित न्याय तंत्र में निहित है। पर्यावरणीय प्रभाव आकलन, EIA अधिसूचना के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए कि भारत में EIA को वैधानिक शक्ति पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत प्राप्त है और सर्वोच्च न्यायालय के हालिया निर्णय के अनुसार बिना पूर्व अनुमति के पूर्व की गई किसी भी परियोजना को किसी भी परिस्थिति में नियमित नहीं किया जा सकता है। तो इसका पहला आंसर हो जाएगा। दूसरा गलत है क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को कड़े नियमों के तहत उल्लंघनों को नियमित रेगुलराइज करने के लिए एक वैधानिक ढांचा बनाने की अनुमति दी है, न कि पूर्ण प्रतिबंध लगाया है। तो उसका सेकंड गलत हो गया, पहला सही है। आइए दूसरा पढ़ते हैं कि समाचारों में देखा गया कि नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत विकल्प अभियान, जिसे 2 अगस्त 2026 को लॉन्च किया जा रहा है, किस मंत्रालय की एक पहल है? कि इसका आंसर बी हो जाएगा, युवा मामले और खेल मंत्रालय। युवा मामले खेल मंत्रालय के केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया के अनुसार युवाओं में बढ़ती नशीले दवाओं के दुरुपयोग को रोकने के लिए 2 अगस्त 2026 से इस 100 सप्ताह के देशव्यापी अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री द्वारा की जा रही है। विरोध प्रदर्शन और पुलिस बल की सीमा या प्रोटेस्ट या पुलिस एक्सेस की समाचार का संदर्भ, हाल ही में चलो संसद या मार्च नीट पेपर लीक विरोध के दौरान प्रदर्शनकारियों पर कथित अत्यधिक बल प्रयोग को लेकर सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने एक स्वतंत्र जांच की बात कही है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक सुविधा पैदा करने वाले शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन को हिस्सा नहीं माना जा सकता है और पुलिस कार्रवाई हमेशा श्रेणीबद्ध प्रक्रिया या ग्रेडेड रिस्पॉन्स के तहत कानून सम्मत होनी चाहिए। और मेंस के लिए वैल्यू एडिशन है, मेंस के लिए इसको वैल्यू एडिशन के रूप से जोड़ सकते हो कि भारत की संवैधानिक प्रावधान के भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19A भी नागरिकों को शांतिपूर्ण और बिना हथियारों के इकट्ठा होने का अधिकार देता है और तार्किक प्रतिबंध आर्टिकल 19(2) के अधिकार सीमित नहीं बल्कि भारतीय संप्रभुता, अखंडता और लोक व्यवस्था या पब्लिक ऑर्डर के आधार पर इस पर उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। और न्यायालय का रुख, सुप्रीम कोर्ट के अनुसार भीड़ नियंत्रण के लिए पैलेट गन या अत्यधिक बल का प्रयोग अंतिम विकल्प होना चाहिए, शुरुआती नहीं। कि मुख्य चुनाव आयुक्त CEC चयन पैनल विवाद, समाचार संदर्भ, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में उस कानून का बचाव किया जिसके तहत मुख्य चुनाव आयुक्त CEC और चुनाव आयुक्तों EC की नियुक्ति करने वाली इस समिति से भारत के मुख्य न्यायाधीश CGI को बाहर रखा गया है। और मुख्य बिंदु के मेन वैल्यू एडिशन की वर्तमान व्यवस्था नई अधिनियम के तहत चयन समिति में प्रधानमंत्री, अध्यक्ष, लोकसभा में विपक्ष के नेता और एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं। और विवाद के कारण आलोचकों का मानना है कि CGI को हटाकर कार्यपालिका एक्सिक्यूटिव का बहुमत बढ़ाने से चुनाव आयोग की निष्पक्षता प्रभावित हो सकती है और सरकार तक संसद को संविधान के अनुच्छेद 324(2) के तहत नियुक्ति के लिए कानून बनाने का संप्रभु अधिकार है। PT के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस है, भारतीय संविधान के तहत शांतिपूर्वक सभा करने के अधिकार के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। यह अधिकार संविधान के अनुच्छेद 19A(b) के तहत एक मौलिक अधिकार है, पहला सही है। दूसरा गलत है। इस अधिकार का केवल भारतीय संप्रभुता, अखंडता आधार पर उचित प्रतिबंध लगा सकता है, लेकिन लोक व्यवस्था के आधार पर नहीं। तो दूसरा गलत है दोस्तों, पहला सही है क्योंकि अनुच्छेद 19(2) के तहत लोक व्यवस्था, पब्लिक ऑर्डर, यातायात सुगमता के आधार पर भी इस अधिकार पर उचित प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो दूसरा गलत है। इसमें राज्य के अधिकार पर भारतीय संप्रभुता, अखंडता के आधार पर उचित प्रतिबंध लगा सकता है क्योंकि लोक व्यवस्था नहीं दोस्तों, इसमें बोला गया है कि राज्य व्यवस्था बोला गया है कि इसमें नहीं लोक व्यवस्था बोला गया है। इसमें लोक व्यवस्था, पब्लिक ऑर्डर, यातायात सुगमता अनुच्छेद 19(2) के तहत लोक व्यवस्था या यातायात सुगमता आधार पर अधिकार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। इसमें बोला कि प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है, तो दो में नहीं, इसमें बोला कि लगाया जा सकता है। भारत के निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की सेवा शर्तें कार्यकाल संसद द्वारा बनाए गए कानून के अधीन होते हैं और संविधान के अनुच्छेद 324 में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि चयन समिति में अनिवार्य रूप से या न्यायपालिका या प्रतिनिधित्व होना चाहिए। तो इसका आंसर केवल पहला हो जाएगा, दूसरा गलत हो जाएगा।
संविधान के अनुच्छेद 324 में राष्ट्रपति को संसद द्वारा बनाए गए कानून के अधीन नियुक्ति करने की शक्ति दी गई है और इसमें किसी विशिष्ट समिति संरचना या सीजीआई की अनिवार्यता या मूल संविधान में उल्लेख नहीं है। तो इसमें क्या बोला गया कि चयन समिति अनिवार्यता या न्यायपालिका की होना चाहिए, इसमें मूल संविधान में इसका अनिवार्यता उल्लेख नहीं किया गया है, इसमें विशिष्ट समिति या संरचना अनिवार्यता का मूल उल्लेख नहीं है। आइए पढ़ते हैं अगला मेंस के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस ऑफ पॉलिटिक्स के लिए राजव्यवस्था कानून से गवर्नेंस एंड पॉलिटिक्स है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन का अधिकार एक आवश्यक स्तंभ है, परंतु यह लोक व्यवस्था या पब्लिक ऑर्डर की कीमत पर नहीं हो सकता। हालिया न्यायिक निर्णयों के आलोक में या मौलिक अधिकारों की सुरक्षा और राज्य की कानून व्यवस्था पर बनाए रखने की जिम्मेदारी के बीच संतुलित समालोचनात्मक विश्लेषण 250 सब 15 किया है। इसका देखते हैं कि भूमिका में क्या है कि लोकतंत्र विरोध अधिकार या 19 के मार्ग को रेखांकित करें और हालिया रिपोर्ट कोर्ट में टिप्पणी का उल्लेख करें और मुख्य भाग विरोध प्रदर्शन के संवैधानिक दायरे को समझाएं और ग्रेड प्रतिक्रिया ग्रेड रिस्पॉन्स और भीड़ नियंत्रण के वैध तरीकों को चर्चा करें और असंतुलित से उत्पन्न होने वाली चुनौतियों जैसे मानवाधिकार उल्लंघन और पुलिस की मनमानी बनाम सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान लिखें। और आगे की राह पुलिस सुधार या कार्य दिशा निर्देशों का पालन और तकनीकी जैसे बॉडी कैमरे का उपयोग करने का सुझाव दें। निष्कर्ष एक संतुलित वाक्य के साथ अंत करें और अधिकारों का कर्तव्यों का समन्वय ही जीवंत लोकतंत्र की पहचान है। अहीं पर इसका और डिटेल से एनालिसिस आंसर पढ़ते हैं डिटेल से कि अनुच्छेद भारतीय अनुच्छेद 19A1 19A नागरिकों के वाक्य या अभिव्यक्ति शांतिपूर्ण बिना हथियार एकत्र करने और मौलिक अधिकारों को लोकतंत्र विरोध प्रदर्शन की आकांक्षाओं को व्यक्त करने का एक अनिवार्य स्तंभ है। और हालांकि हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने विशेष अमित साइनी बनाम दिल्ली आयुक्त साइनी बाग मामला यह स्पष्ट किया है कि विरोध का अधिकार पूर्ण या एब्सोल्यूट नहीं है, बल्कि यह सार्वजनिक व्यवस्था और अन्य नागरिकों के अधिकारों के साथ संतुलित होना चाहिए। बोर्डिंग विरोध प्रदर्शन या संविधानिक दायरा या न्यायिक दृष्टिकोण की तार्किक प्रतिनिधि अनुच्छेद 19(2) या अनुच्छेद 3 के तहत राज्य को भारत की संप्रभुता अखंडता और लोक व्यवस्था पब्लिक ऑर्डर के आधार पर विरोध प्रदर्शनों पर तार्किक प्रतिबंध लगाने की शक्ति प्राप्त है। और सार्वजनिक संस्थाओं का अधिकार न्यायालयों को स्पष्ट किया है कि अनिश्चित काल के लिए सार्वजनिक मार्गों या स्थानों को अवरुद्ध करके या दूसरों के आवागमन के अधिकार या राइट टू मूवमेंट का हनन नहीं किया जा सकता। और राज्य पुलिस की ग्रेड प्रतिक्रिया ग्रेडेड रिस्पॉन्स और वैध तरीके न्यूनतम बल का सिद्धांत कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस को सीधे कठोर कदम उठाने के बजाय स्थिति के अनुसार धीरे धीरे बल प्रयोग बढ़ाना चाहिए, जैसे पहले संवाद फिर पानी की बौछार आंसू गैस अंत में लाठीचार्ज, पहले संवाद फिर पानी का बौछार फिर आंसू गैस और अंत में लाठीचार्ज। इस तरह से ये न्यूनतम बल का सिद्धांत है। तो भीड़ नियंत्रण के वैध तरीके प्रदर्शनकारियों को पहले से चिन्हित या स्थानों डिजाइनेटेड या प्रोटेस्ट साइट पर ही प्रदर्शन की अनुमति देना, कानून का उल्लंघन होने पर कानूनी कार्रवाई करना और असंतुलित से उत्पन्न होने वाली चुनौतियाँ, राज्य की अति सक्रियता ओवर एक्टिविटी या कई बार पुलिस द्वारा शांतिपूर्ण प्रदर्शन को रोकने के लिए धारा 144 का अत्यधिक उपयोग या आंसू गैस बल या मनमाना प्रयोग मानवाधिकारों का उल्लंघन करता है और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान या दूसरी और कुछ हिंसक तत्वों द्वारा विरोध की आड़ में तोड़फोड़ या आगजनी और एम्बुलेंस जैसी आपातकालीन या सेवाओं को रोकना या राज्य की सुरक्षा के लिए बड़ी चुनौतियां बनता है। आगे की राह या वे फॉरवर्ड तकनीक का उपयोग पुलिस कार्रवाई में पारदर्शिता लाने के लिए या बॉडी वर्म का कैमरा और ड्रोन निगरानी को अनिवार्य किया जाए, ताकि पुलिस की मनमानी और प्रदर्शनकारियों की हिंसा दोनों की सटीक पहचान हो सके और कड़े दिशा निर्देशों की पालन। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मजबूत किसान शक्ति संगठन बनाम भारत संघ मामले में दिए गए दिशा निर्देशों के तहत शहरों में प्रोटेस्ट या जोन तय किए जाए और पुलिस सुधार या प्रशिक्षण पुलिस बल में मानवाधिकारों के प्रति संवेदनशील बनाने और भीड़ प्रबंधन के आधुनिक व हिंसक तरीकों को प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है। कंक्लूजन में क्या लिखेंगे? एक जीवंत या लोकतंत्र की पहचान अधिकारों और कर्तव्यों के बीच कुशल समन्वय में निहित है। नागरिकों को जहां शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार है, वहीं राज्य का यह दायित्व है कि यह आम जनता के दैनिक जीवन को बाधित किए बिना कानून व्यवस्था बनाए रखें और अंत अधिकारों की सुरक्षा और लोक व्यवस्था का संरक्षण दोनों एक दूसरे के विरोध नहीं बल्कि एक स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था के पूरक होने चाहिए। औद्योगिक उत्पादन या सूचकांक आईपी में रिकॉर्ड उछाल चर्चा में क्या? सांख्यिकी और कार्यबल कार्यान्वयन मंत्रालय MOSPI द्वारा जारी डेटा के अनुसार जून 2026 में औद्योगिक विकास दर 23 महीने की उच्चतम स्तर 7.3% पर पहुंच गई और मई 2026 में 5.1% थी। मुख्य कारण विनिर्माण आउटपुट या मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट में सुधार, मजबूत घरेलू मांग और निवेश आधारित या क्षेत्रों में निरंतर गति। पीटी के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस है प्रारंभिक परीक्षा या पीटी प्रश्न पत्र। समुद्र मंथन योजना जो हाल ही में समाचारों में देखी गई मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो इसका आंसर बी हो जाएगा। या अत्यधिक गहरे समुद्र क्षेत्रों में हाइड्रोकार्बन का अन्वेषण कि हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने गहरे और अत्यधिक गहरे समुद्र क्षेत्रों में से तेल और गैस निकालने की तकनीकों को और निवेश को बढ़ावा देने के लिए 84,084 करोड़ की राष्ट्रीय अपतटीय अन्वेषण योजना समुद्र मंथन को मंजूरी दी है। और औद्योगिक उत्पादन सूचकांक आईपी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सूचकांक केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO MOSP द्वारा यह मासिक रूप से जारी किया जाता है और जून 2026 में भारत की औद्योगिक विकास दर पिछले 23 महीनों में सबसे तेज दर्ज की गई है। इसका आंसर दोनों सही है दोस्तों। MOSP द्वारा जारी आंकड़े के अनुसार जून 2026 में आईपी वृद्धि दर बढ़कर 7.3 हो गई है, जो विनिर्माण घरेलू मांग में मजबूती को दर्शाती है। मेंस के लिए है क्वेश्चन भारतीय अर्थव्यवस्था तथा ऊर्जा सुरक्षा
कि भारत की भारी आयात निर्भरता को देखते हुए अब तटीय या हाइड्रोकार्बन इन्वेंशन में निवेश देश की ऊर्जा आत्मनिर्भरता के लिए की एक रणनीति की आवश्यकता है। हाल ही में स्वीकृत समुद्र मंथन योजना को आलोक में इस कथन का समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। 250 शब्द की भूमिका क्या है? भारत की कच्चे तेल की आयात पर निर्भरता लगभग 80 से 85% कैबिनेट द्वारा स्वीकृत या 84,084 करोड़ का समुद्र मंथन योजना को उल्लेख करते हुए शुरुआत करें और रणनीतिक आवश्यकता का मत विदेश मुद्रा भंडारण की बचत या चालू खाता घाटा सीएडी में कमी और भू राजनीतिक झटकों जैसे कि मध्य पूर्व संकट में सुरक्षा और समुद्र मंथन योजना की भूमिका गहरे और अत्यधिक गहरे पानी या डीप वाटर या अल्ट्रा डीप वाटर में तकनीकी क्षमताओं का विकास और चुनौतियाँ अत्यधिक उच्च प्रारंभिक पूंजी लागत या उन्नत तकनीकी आवश्यकता और पर्यावरणीय और समुद्री परिस्थिति तंत्र को संभावित नुकसान। निष्कर्ष कर भारत को जीवाश्म ईंधन की खोज के साथ साथ नवीकरणीय ऊर्जा रिन्यूएबल एनर्जी और भी कदम बढ़ाने होंगे ताकि एक संतुलित सतत आर्थिक विकास हासिल किया जा सके। पश्चिम घाट परिस्थिति रूप से संवेदनशील क्षेत्र ईएसए विवादित। केंद्र सरकार ने पश्चिमी घाट परिस्थिति रूप से संवेदनशील क्षेत्र ईएसए घोषित करने के लिए 7वीं बार मसौदा अधिसूचना ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी की। पिछला मसौदा 27 जुलाई 2026 को समाप्त हो गया था। मुख्य बिंदु इस अधिसूचना के तहत 6 राज्यों गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में फिर लगभग 56,825.7 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का संरक्षित करने का प्रस्ताव है। इसके तहत खनन या उत्खनन या थर्मल पावर प्लांट और बड़े निर्माण कार्यों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। कर्नाटक और अन्य राज्यों इसका विरोध कर रहे हैं तो क्योंकि उन्हें डर है कि इससे बुनियादी ढांचे का विकास और कृषि स्थानीय आजीविका प्रभावित होगी। और समितियाँ इस संदर्भ में यह गाडगिल यह समिति ये डब्ल्यू जिसने पूरे देश को संवेदनशील माना था और कस्तूरी रंगन यह समिति जिसने केवल 37% क्षेत्र को ईएसए बनाने की सिफारिश की प्रमुख है। सुप्रीम कोर्ट का पोस्ट फैक्टो पर्यावरण मंजूरी पोस्ट फैक्टो एनवायरमेंटल क्लियरेंस पर ऐतिहासिक फैसला। खबर सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों के पीठ या सीपीआई के सूचकांक या न्यायमूर्ति या जय मालिया या बागची या न्यायमूर्ति विपुल एम पंचोली ने केंद्रीय पर्यावरणीय मंत्रालय के 2021 के एक कार्यकाल ज्ञापन OM को खारिज कर दिया है। और मुख्य बिंदु है कोर्ट ने कहा कि बिना पूर्व पर्यावरण मंजूरी पर्यावरण एनवायरमेंटल क्लियरेंस के शुरू की गई बड़ी बुनियादी ढांचा या परियोजना को बाद में पोस्ट फैक्टो नियमित करना पर्यावरण संरक्षण नियमों EIA 2006 उल्लंघन है। हालांकि कोर्ट ने पूरी तरह प्रतिबंध न लगाते हुए मापा गया नियमितीकरण या मेजोरेट रेगुलराइजेशन का विकल्प खुला रखा है, जो केवल अत्यंत जनहित या सुपर वेनिंग या पब्लिक इंटरेस्ट वाली परियोजना के लिए एक सीमित समय सीमा के भीतर ही दिया जा सकता है। केरल में अत्यधिक वर्षा और बादल फटने जैसी घटना क्लाउड बर्स्ट लाइक इवेंट केरल के विभिन्न हिस्सों विशेषकर वायनाड या इडुक्की या कोट्टयम या पतनमथिट्टा में भारी मानसूनी बारिश के कारण अचानक बाढ़ या फ्लैश फ्लड के भूस्खलन लैंडस्लाइड हुए हैं। और या पतनमथिट्टा या के बड़ शेरीकारा में 24 घंटे में 361 mm बारिश दर्ज की गई थी। और मुख्य बिंदु इस आपदा ने भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD की पूर्वानुमान क्षमता और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और KSDMA को पूर्व चेतावनी प्रणालियों अर्ली वार्निंग सिस्टम में कमियों को उजागर किया है, क्योंकि वे इस अचानक और तीव्र वर्षा का सटीक अनुमान लगाने के विफल रहे हैं। और पीटी के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस है। पश्चिम घाट के पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र ESA के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। और गाडगिल समिति ने पश्चिमी घाट के केवल 37% हिस्से को पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र घोषित करने की सिफारिश की थी। और कस्तूरी रंगन समिति ने पूरी पश्चिमी घाट क्षेत्र में को 3 प्रकार की पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र ESZ में विभाजित करने का सुझाव दिया था। और प्रस्तावित ESA अधिसूचना भारत के 6 राज्यों में फैले क्षेत्र को कवर करती है। અહીં परથી इसका आंसर तीसरा हो जाएगा दोस्तों। इसका आंसर बी हो जाएगा, तीसरा सही है। इसका व्याख्या पढ़ते हैं। गाडगिल समिति ने पूरे पश्चिमी घाट को संवेदनशील माना था, जबकि कस्तूरी ने 37% सिफारिश की थी, यानी पहला दूसरा एक दूसरे के विपरीत है। तीसरा सही है कि क्योंकि ये 6 राज्यों में फैला हुआ था, इसमें तीसरा सही है। गाडगिल में इसमें बोला गया था दोस्तों 37%, इसमें कस्तूरी रंगन ने 37% सिफारिश की थी और गाडगिल समिति ने पूरे पश्चिम घाट को संवेदनशील माना था। तो इसमें अपोजिट दिया गया ऑप्शन में, देखिए इसमें अपोजिट में गाडगिल दिया 37%, ये गाडगिल दिया है। एक में पहला 37%, कस्तूरी दिया अपोजिट दिया गया पहला दूसरा में। कस्तूरी 37%, गाडगिल पश्चिम पूरे घाट में फैला हुआ है। दूसरा है कि हाल ही में चर्चा में पोस्ट फैक्टो पर्यावरण मंजूरी पोस्ट फैक्टो एनवायरमेंटल क्लियरेंस के बारे में। तो इसका भी आंसर बी हो जाएगा कि परियोजना निर्माण कार्य शुरू होने या पूरा होने के बाद भी दी जाने वाली पर्यावरण मंजूरी है। तो इसका ये हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा। मेंस के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस है कि पर्यावरण से कि पर्यावरणीय परिस्थिति 250 शब्द 15 अंक। पश्चिमी घाट में बार बार होने वाले भूस्खलन और पर्यावरण संकट या गाडगिल या कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश को लागू करने में हो रही देरी का परिणाम है। स्थानीय आजीविका की चिंताओं और पर्यावरणीय संरक्षण की अनिश्चितताओं के बीच संतुलित स्थापित करने के उपायों की चर्चा कीजिए। भूमिका केरल और पश्चिमी घाट क्षेत्र में हालिया भूस्खलन और केंद्र सरकार द्वारा 7वीं बार जारी ड्राफ्ट नोटिफिकेशन का संदर्भ देते हुए शुरुआत करें। और मुख्य भाग पार्ट 1 गाडगिल बनाम कस्तूरी रंगन रिपोर्ट की तुलना में राज्य जैसे कर्नाटक या केरल के विरोध के कारण या बताएं, जैसे कृषि या खनन प्रतिबंध का डर और स्थानीय आजीविका का नुकसान। और भाग 2 संरक्षण और विकास के बीच संतुलन के उपाय सुझाएं और समुदाय आधारित संरक्षण या स्थानीय लोगों
के साथ संवाद या सतत पर्यटन या हरित बुनियादी ढांचा। निष्कर्ष सतत विकास लक्ष्य SDG 15 लाइफ ऑन लैंड को प्राप्त करने के लिए विज्ञान और संवाद आधारित मध्यम मार्ग अपनाने को आवश्यकता पर बल दे। जीएस पेपर 2 या 3 से जोड़ सकते टॉपिक को न्यायपालिका और पर्यावरण शासन की सुप्रीम कोर्ट द्वारा पोस्ट फैक्टो पर्यावरण मंजूरी को हतोत्साहित करने के लिए हालिया निर्णय का भारत में पर्यावरण प्रभाव या आकलन EIA को प्रभावित पर क्या प्रभाव पड़ेगा, विश्लेषण कीजिए। सुप्रीम कोर्ट के 2026 के हालिया ऐतिहासिक फैसले को लेकर जिसने बिना पूर्व मंजूरी के चल रहे प्रोजेक्ट के नियम को खारिज कर दिया है। प्रमुख भाग इस फैसले सकारात्मक पक्ष दिए हैं, जैसे डेवलपर्स में डर पैदा होगा, पहले नुकसान करो फिर जुर्माना भरो की नीति पर रोक लगेगी, परिस्थिति तंत्र का मूल स्वरूप बचेगा और इसके साथ ही मापा गया कि नियमितीकरण या मेजर रेगुलराइजेशन की सीमाएं भी बताएगी। निष्कर्ष कानून के शासन और एहतियाती सिद्धांत या प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल को मजबूत करने की आवश्यकता के साथ उत्तर समाप्त करें। हाल ही में केरल के वायनाड सहित पश्चिमी घाट में हुए विनाशकारी भूस्खलन केंद्र सरकार द्वारा संवेदनशील क्षेत्र या बचाने के लिए 7वीं बार ड्राफ्ट नोटिफिकेशन में पर्यावरण गंभीरता को रेखांकित किया है। या माधव गाडगिल और कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश को लागू करने एक दशक से अधिक विलंबन के नाजुक परिस्थितियों तंत्र के पतन का मुख्य कारण माना जा रहा है। गाडगिल बनाम कस्तूरी रंगन रिपोर्ट राज्यों के विरोध की गाडगिल समिति 2011 में पूरे पश्चिमी घाट को पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्र ESA घोषित करने की वकालत की और इसने खनन या बांधों या प्रदूषणकारी उद्योगों को पूर्ण प्रतिबंध की सिफारिश की और स्थानीय पंचायतों को निर्णय लेने और का शीर्ष अधिकार दिया। और कस्तूरी रंगन समिति 2013 या गाडगिल रिपोर्ट के अत्यधिक पर्यावरण केंद्रित मानते हुए इसमें ढील दी और इनसे केवल 37% क्षेत्र को ESA के तहत लाने का प्रस्ताव रखा और केवल रेड या कैटेगरी अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योगों या खनन पर प्रतिबंध लगाया। और राज्य कर्नाटक केवल आदि के विरोध के कारण आजीविका और कृषि का संकट या कड़े प्रतिबंधों के स्थानीय किसानों के नकदी फैसले या कॉफी रबर की खेती प्रभावित होने का डर, आर्थिक विकास में बाधा, बुनियादी ढांचा परियोजना जैसे सड़कों, बिजली ग्रिड, जल विद्युत परियोजना के रुकने की आशंका, विस्थापन का डर, स्थानीय आबादी को अपनी जमीन से बेदखल होने और पूर्णवास की अनिश्चितता का भय। पार्ट 2 संरक्षण और विकास के बीच संतुलन के उपाय। समुदाय आधारित संरक्षण और स्थानीय जनजातियां या निवासियों को वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत भागीदार बनाकर उनके पारंपरिक ज्ञान का उपयोग संरक्षण में करना और सक्रिय जन संवाद या कारणों को शीर्ष डाउन या टॉप डाउन नीति के बजाय स्थानीय लोगों से संवाद कर भ्रम दूर करना चाहिए और ताकि वे प्रतिबंधों को विकास विरोधी ना समझे। सतत पर्यटन या इको टूरिज्म, सामूहिक पर्यटन, मास टूरिज्म पर रोक लगाकर होम स्टे या प्राकृतिक आधारित पर्यटन को बढ़ावा देना जिससे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना रोजगार मिले। हरित बुनियादी ढांचा, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर, संवेदनशील ढलानों पर कंक्रीट के निर्माण के बजाय पर्यावरण अनुकूलित सामग्री और जैव अभियांत्रिकी बायो इंजीनियरिंग तकनीकी का उपयोग। पारिस्थितिक तंत्र सेवाओं के लिए भुगतान EPS पर्यावरण रक्षा करने वाले स्थानीय समुदायों को सरकार द्वारा वित्तीय प्रोत्साहन या सब्सिडी देना। निष्कर्ष पश्चिमी घाट का संरक्षण केवल पर्यावरण का मुद्दा नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की जीवन सुरक्षा से जुड़ा है। सतत विकास लक्ष्य 15 और लाइफ ऑन लैंड को प्राप्त करने के लिए विज्ञान विशेषज्ञों की राय और संवाद, स्थानीय लोगों की सहमति पर आधारित मध्यम मार्ग अपनाना होगा और पर्यावरण संरक्षण और स्थानीय आजीविका दोनों को साथ लेकर ही इस वैश्विक जैव विविधता हॉटस्पॉट को भावी पीढ़ियों के लिए सुरक्षित किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा पोस्ट फैक्टो पर्यावरण मंजूरी एक्स पोस्ट फैक्टो इन्वायरमेंटल क्लियरेंस को हतोत्साहित करने का निर्णय भारत में पर्यावरण प्रभाव या आकलन EIA की मूल भावना को पुनर्जीवित करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। EIA की प्रभावशीलता पर सकारात्मक प्रभाव। पहले नुकसान को फिर भुगतान करो फिर रोक या निर्णय कंपनियों की उस प्रवृत्ति को समाप्त करेगा जहां वे पहले बिना मंजूरी की परियोजना शुरू देती थी और बाद में जुर्माना भरकर उसे वैध करा देती थी। अग्रिम अनुपालन या पीरियड कंप्लायंस से डेवलपर अब परियोजना शुरू करने से पहले अनिवार्य रूप से सख्त EIA प्रक्रिया का पालन करेंगे जिससे कानून का डर पैदा होगा और परिस्थिति तंत्र का संरक्षण परियोजना शुरू होने से पहले संभावित खतरों का आकलन होने, संवेदनशील क्षेत्रों को अपरिवर्तनीय क्षति या इरिवर्सिबल डैमेज से बचाया जा सकेगा और मापा गया नियमितीकरण या मेजर रेगुलराइजेशन की सीमाएं। न्यायालय ने असाधारण मामलों में मापा गया नियमितीकरण या सख्त शर्तों के साथ बाद मंजूरी की अनुमति दी है और इसकी सीमाएं निम्नलिखित है। दुरुपयोग की संभावना कि असाधारण परिस्थितियों की परिभाषा स्पष्ट न होने से इसका प्रशासनिक दुरुपयोग हो सकता है और कमजोर निगरानी, स्थानीय स्तर पर मजबूत निगरानी तंत्र की कमी के कारण कंपनियां इसका लाभ उठाकर उल्लंघन जारी रख सकती है। निर्णय एहतियाती या सिद्धांत प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल और सतत विकास को मजबूत करता है और EIA को पूरी तरह प्रभावी बनाने के लिए न्यायिक आदेशों के साथ जमीनी स्तर पर सशक्त निगरानी और जवाबदेही तय करना आवश्यक है। नासा का प्रैक्टिस या प्रायोगिक मिशन और सैनिक बल है। इस चर्चा में क्यों नासा ने अपने इनोवेशन एडवांस कॉन्सेप्ट NIAC 2026 के तहत प्रायोगिक मिशन कॉन्सेप्ट को मंजूरी दी। मुख्य बिंदु प्रायोगिज्म का पूर्ण रूप या प्लानेटरी रीजन या ऑटोनोमस या एक्सप्लोरेशन विद इन सिटू सैंपलिंग है। यह आधारित एक रोबोटिक एक्सप्लोर है जो ग्रहों या विशेषकर शनि के वलयों या रिंग से सीधे धूल या कणों के नमूने सैंपल एकत्रित करेगा। हाल ही चर्चा में रहे प्रेक्स मिशन जिसे नासा द्वारा फंड किया गया है जो मुख्य उद्देश्य है इसका सी हो जाएगा सौरमंडल के ग्रहों में वलय या प्लानेटरी रिंग्स के स्वायत्त रूप से नमूने के एकत्र करना और
किसी मिशन का उद्देश्य यहाँ गणों के रिंग सिस्टम जैसे शनि के छल्ले या सीधे कणों के नमूने लेना या यही द्वारा संचालित एक बायो इंस्पायर्ड रोबोटिक्स एक्सप्लोरर होगा। जलवायु परिवर्तन के कारण भारत में चरम मौसम घटनाएं या एक्सट्रीम वेदर इवेंट जैसे अचानक बादल फटना या तीव्र भूस्खलन या वर्षा की वृद्धि हुई है। केरल में हाल ही में आई बाढ़ के संदर्भ में निम्नलिखित कथन का समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। आपदा न्यूनीकरण या इसके बारे में हमने पढ़ लिया दोस्तों कि पश्चिमी घाट के बारे में इसके बारे में पढ़ लिया था। आइए पढ़ते हैं कि इसके बारे में इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि संपादकीय न्यूनतम समर्थन मूल्य ये इंडियन एक्सप्रेस से लिया गया कि एमएसपी से किसानों को मूल्य नहीं आय सहायता की आवश्यकता है। आइए पढ़ते हैं इसके बारे में कि हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मूंग या सोयाबीन जैसी फसलों की खरीद को लेकर हुई चर्चाओं के बीच द इंडियन एक्सप्रेस के संपादक भारतीय नीति में एक बड़े सुधार की वकालत की गई है। लेख का मुख्य तथ्य है कि सरकारें सभी फसलों को भौतिक खरीद या फिजिकल प्रोक्योरमेंट करने में समर्थ है, इसलिए किसानों को मूल्य समर्थन या प्राइस सपोर्ट के बजाय आय समर्थन इनकम सपोर्ट दिया जाना चाहिए। और मुख्य बिंदु सीमित संसाधन किसी भी राज्य सरकार के पास किसानों द्वारा मंडियों में लाई जाने वाली पूरी फसल को एमएसपी पर खरीदने या उनका भंडारण करने के लिए पर्याप्त वित्तीय ढांचागत संसाधन नहीं है। और बाजार में विकृति या एमएसपी आधारित भौतिक खरीद और इनपुट सब्सिडी जैसे मुफ्त बिजली उर्वरक सब्सिडी बाजार को विकृत करती है और राजकोषीय रूप से नुकसान साबित करती है। और न्यूनतम आय सहायता एमआईपी का विकल्प किसानों को प्रति एकड़ सीधे नगद हस्तांतरण डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी के रूप में न्यूनतम आय सहायता दी जानी चाहिए। और इससे किसान वही फसलें उगाएंगे जिनकी बाजार में वास्तविक मांग है। और सस्टेनेबल समाधान या टिकाऊ कृषि के लिए एमएसपी के बजाय प्रत्यक्ष आय सहायता दे जैसे पीएम किसान का विस्तार और फसल बीमा या कृषि अनुसंधान एवं ग्रामीण बुनियादी ढांचे में सार्वजनिक निवेश को बढ़ाना बेहतर मार्ग। संपादकीय विश्लेषण गाजा में हमास के निःशस्त्रीकरण का कठिन राह। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा गाजा में हमास और अन्य सशस्त्र समूह के पूर्ण निःशस्त्रीकरण या कंप्लीट डिसआर्मेंट की घोषणा की गई है। इंडियन एक्सप्रेस की दर्शाता है कि घोषणा जितनी बढ़िया जमीनी पर उसे लागू करना उतना ही चुनौतीपूर्ण है। 20 सूत्रीय शांति योजना अमेरिकी राष्ट्रपति की इस योजना के तहत हमास के निःशस्त्रीकरण के बाद गाजा के नियंत्रण एक फिलिस्तीनी समिति का सौंपा जाना और इजरायली सेना की वापसी प्रावधान है। और चुनौतियां हमास जैसी वैधानिक और हथियारों से लैस संस्थान का पूरी तरह से आत्मसमर्पण करना और अधिकार डालना वर्तमान भू राजनीतिक वास्तविकताओं में बेहद जटिल है। और शांति तभी संभव है जब सभी पक्ष अपनी प्रतिबद्धता का ईमानदारी से पालन करें। ओपिनियन लेख अमेरिका की बढ़ती शुल्क टैरिफ नीति भारत के संदर्भ में। इंडियन अफेयर्स की ओपनिंग में चर्चा की अमेरिका अपनी संरक्षणवादी नीतियों शुल्क टैरिफ का दायरा बढ़ा रहा है और इसी समय भारत को दबाव में आए बिना सहेजपूर्वक या अपनी आर्थिक स्वायत्ता बनाए रखनी होगी। भारत की रणनीति भारत को दबाव में आकर जल्दबाजी में कोई व्यापार समझौता के बजाय अपनी आंतरिक प्रतिस्पर्धात्मक कॉम्पिटिटिवनेस को मजबूत करना चाहिए और बाजार विविधीकरण भारत को अपने निर्यात बाजार को विविधीकरण डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए ताकि किसी एक देश जैसे अमेरिका पर निर्भरता कम हो। पीटी के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस है। कृषि अर्थव्यवस्था के संदर्भ में मूल घाटा भुगतान प्राइस डिफिशिएंसी पेमेंट प्रणाली से आप क्या समझते हैं? इसका एक भी हो जाएगा। व्याख्या पढ़ते हैं कि सरकार सभी फसलों को भौतिक रूप से खरीद कर स्टॉक नहीं कर सकती। इसका एक बेहतर विकल्प मूल घाटा भुगतान जहां सरकार मंडियों में बेची गई फसलों के लिए एमएसपी और कम बाजार मूल्य के अंतर का भुगतान किसानों को करती है जिससे भंडारण का बोझ बचता है। इसका बी आंसर हो जाएगा दोस्तों, एक का बी हो जाएगा। इसी तरह सरकार को बाजार मूल्य और एमएसपी के बीच अंतर भुगतान सीधे करती है बिना भौतिक खरीद के। इसका बी आंसर हो जाएगा। दूसरा है भू राजनीतिक अक्सर चर्चा में रहने वाले ट्रस्ट ऑफ होमोर्ज स्टेट ऑफ होमोर्ज के निम्नलिखित कथनों पर। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका बी हो जाएगा फास्कारी ओमान की खाड़ी। इसका भी आंसर क्या बी हो जाएगा स्टेट ऑफ होमोर्ज। इसके बारे में पहले से ही पढ़ लिया है। दो मेंस के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस है कि पढ़ते हैं। इसके लिए पहला पेपर है कृषि एवं अर्थव्यवस्था से है। भारतीय कृषि के सामने मौजूदा संकट का समाधान भौतिक खरीद या फिजिकल प्रोक्योरमेंट पर आधारित एमएसपी के बजाय प्रत्यक्ष सहायता। इसके बारे में हमने पढ़ लिया दोस्तों। दूसरा है कि वैश्विक स्तर पर बढ़ती संरक्षणवादी शुल्क नीतियों टैरिफ भारत जैसी उभरती अर्थव्यवस्था के लिए नीति या स्वायत्ता रखने में चुनौती की। इस संदर्भ में भारत में अपनी व्यापारिक रणनीतियों पर क्या बदलाव करने की चाहिए? 120 शब्द दर्शन की। न्यूनतम एमएसपी या कि प्रत्यक्ष सहायता डीआईएस दोनों के भारतीय किसानों को बाजार को जोखिम बचाने दोनों साधन है। जहां वर्तमान व्यवस्था के लागू या खरीदारों की खरीद पर निर्भर है, वही प्रत्यक्ष सहायता जैसे पीएम किसान सीधे किसानों को बैंक खातों में नकद हस्तांतरित करती है। एमएसपी आधारित भौतिक खरीद के पक्ष में तर्क करते हैं कि खाद्य सुरक्षा भौतिक खरीद प्रणाली भारतीय सुरक्षा खाद्य एफसीआई के गोदाम को भरती है या अनाज सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस के जरिए देश की गरीब तक पहुंचता है। बाजार मूल्य स्थिरता फसल कटाई के समय जब बाजार में मंदी आती है तो एमएसपी एक सुरक्षा कवच फ्लोर प्राइस का काम करता है। इससे व्यापार किसानों को शोषण नहीं कर पाते हैं और निश्चित आय का भरोसा। खेती शुरू करने से पहले ही किसान को फसल की न्यूनतम कीमत का पता होता है और इसे वह बिना किसी डर के निवेश कर सकता है। मौजूदा एमएसपी व्यवस्था की कमियां या प्रत्यक्ष आय सहायता की आवश्यकता क्यों? कि सीमित पहुंच भौतिक खरीद का संकट। शांता कुमार समिति के अनुसार देश के केवल 6% किसानों को एमएसपी खरीद का वास्तविक लाभ मिल पाता है। फसल चक्र में वृद्धि एमएसपी का लाभ मुख्य रूप से गेहूं और धान तक सीमित है। इसके कारण ही किसान दलहन और तिलहन और मोटे अनाजों को छोड़कर पानी सूखने वाली फसलों से धान की ओर भाग रहे हैं और जिससे भूजल स्तर गिर रहा है। और क्षेत्रीय असमानता भौतिक खरीद का सबसे अधिक
लाभ पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे गिने चुने राज्यों को ही मिलता है, जो पूर्वी पूर्वोत्तर भारत के छोटे किसान से वंचित हैं। भारी राजकोष से अनाज के रखरखाव, भंडारण की बर्बादी और परिवहन पर सरकार का भारी खर्च होता है, जिसे आर्थिक लागत या इकोनॉमिक कॉस्ट कहते हैं। और प्रत्यक्ष आय सहायता डीआईएस के लाभ या समाधान क्यों? कि बाजार में कोई हस्तक्षेप नहीं, प्रत्यक्ष आय सहायता से बाजार की कीमतें प्राकृतिक रूप से तय होती है, जिससे व्यापार में विकृति मार्केट डिस्टॉर्शन नहीं आती। सभी किसानों को समान लाभ या सहायता भूमि की स्वामित्व या अन्य तय मानकों पर आधारित होती है, न कि इस बात पर भी किसान कौन सी फसल उगा रहा है। इसे छोटे और सीमांत किसानों को सीधा लाभ मिलता है। फसल विविधीकरण को बढ़ावा, जब किसान को सीधे नकदी मिलेगी तो वह गेहूं धान के चक्र से बाहर निकलकर फसल सब्सिडी और अन्य नकदी फसलों की खेती करने के लिए स्वतंत्र होगा। प्रशासनिक लीकेज में कमी, जन धन आधार मोबाइल जेएम या ट्रिनिटी के माध्यम से पैसा सीधे बैंक खाते में जाता है और जिससे भ्रष्टाचार और बिचौलियों की गुंजाइश खत्म हो जाती है। और प्रत्यक्ष आय सहायता डीआईएस चुनौतियां, मुद्रास्फीति, महंगाई का जोखिम, यदि किसान को केवल नकद दिया जाए और पीडीएस प्रणाली को बंद कर दिया जाए तो बाजार में अनाज की कीमतें बढ़ने की, गरीब और सीमांत किसानों भोजन संकट में पड़ सकते हैं। बटाईदारों और या काश्तकारों की अनदेखी, भारत की भूमि रिकॉर्ड, लैंड रिकॉर्ड पूरी तरह अपडेट नहीं है। इसके कारण वास्तविक खेती करने वाले पट्टेदार या बटेदार किसान इस नगद सहायता से वंचित रह जाते हैं और अपर्याप्त राशि वर्तमान दी जाने वाली प्रत्येक सहायता जैसे पीएम किसान के तहत 6,000 वार्षिक खेती की बढ़ती लागत की खाद बीज डीजल के मुकाबले बहुत कम है। और आगे की राह, भारतीय कृषि संकट का संपूर्ण समाधान किसी एक व्यवस्था में नहीं, हमें एमएसपी और प्रत्यक्ष आय सहायता में हाइब्रिड मॉडल की आवश्यकता है। और पीडीएस खाद्य सुरक्षा के लिए गेहूं धान भौतिक खरीद को सीमित स्तर पर जारी रखना चाहिए और अन्य फसलों के जलीय नीति उद्योग द्वारा सुझाई गई मूल्य कीमतों या संवितरण प्रणाली प्राइस डिफरेंसी पेमेंट जैसे मध्य प्रवेश की भावांतर भुगतान योजना या प्रत्यक्ष आय सहायता का दायरा बढ़ाना चाहिए। नगद सहायता की राशि को कृषि लागत सूचकांक को जोड़ा जाए और भूमि रिकॉर्ड को तेजी से डिजिटल किया जाए। टैरिफ की वैश्विक बढ़ती संरक्षणवादी शुल्क नीतियां, टैरिफ पॉलिसी भारतीय जैसी उभरती अर्थव्यवस्था के लिए नीतिगत स्वयंता बनाए रखने की चुनौती पेश करती है। इस संदर्भ में भारत को अपनी व्यवहारिक रणनीतियों में क्या बदलाव करने की चाहिए? 150 दशक है। वैश्विक स्तर पर बढ़ते संरक्षणवाद को मनमाने शुल्कों के बीच भारत को आर्थिक संप्रभुता बनाए रखने के लिए अपनी व्यापार नीतियों को अधिक आक्रामक विधि रक्षा बनाने की आवश्यकता है। रणनीतिक बदलाव के प्रमुख बिंदु द्विपक्षीय या एफटीए, तेजी से बहुपक्षीय मंचों जैसे डब्ल्यूटीओ के कमजोर होने के पर भारत को यूके, ईयू या ओमान जैसे देशों में साथ सांस्कृतिक व्यापार समझौते एफटीए को जल्द अंतिम रूप देना चाहिए। और सप्लाई चेन का विविधीकरण, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान से बचने के लिए ग्लोबल साउथ अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के नए बाजारों में निर्यात का विस्तार करना जरूरी है। और उत्पादन आधारित प्रोत्साहन, पीएलआई का सुदृढ़ीकरण, घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए पीएलआई जैसी योजना का द्वारा बढ़ाकर इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर जैसे कंक्रीट सेक्टर में आत्मनिर्भरता हासिल करनी होगी। और गैर शुल्क बाधाओं एनटीबीटी का उपयोग भारतीय बाजार को डंपिंग से बचाने के लिए तकनीकी मानकों या कड़ी गुणवत्ता नियंत्रण और एंटी डंपिंग शुल्कों का रणनीतिक उपयोग करना चाहिए। और डिजिटल सेवा निर्यात, ध्यान पारंपरिक वस्तुओं पर निर्भरता कम करने के लिए आईटी या डिजिटल सेवाओं, वित्तीय सेवाओं, जीआईएफटी के माध्यम से निर्यात प्राथमिकता दें। और भारत को सुरक्षात्मक राष्ट्रवाद या खुले व्यापार के बीच संतुलन बनाकर रणनीतिक सहायता को आर्थिक सहायता में बदलना होगा। वंदे मातरम अपनान को अपराध घोषित करने वाले विधेयक पारित, विपक्ष के भारी विरोध और हंगामे के बीच संसद में वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत के अपमान को अपराध की श्रेणी में लाने वाले विधेयक को मंजूरी दी। सरकार ने इसे राष्ट्रीय गौरव विधेयक बताया और जबकि कुछ विपक्षी दलों जैसे डीएमके ने इसे सांप्रदायिक दृष्टिकोण से प्रेरित बताया। पाठ्यक्रम जीएस पेपर 2 या भारतीय संविधान महत्वपूर्ण प्रावधान मौलिक कर्तव्य राष्ट्रीय प्रतीक से जोड़ सकती टॉपिक को, राष्ट्रीय गान, नेशनल एंथम और राष्ट्रीय ध्वज के अपमान को रोकने के लिए पहले से ही राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 मौजूद है। और नया राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को भी कानूनी संरक्षण प्रदान करता है। और संवैधानिक प्रावधान, संविधान का अनुच्छेद 51A प्रत्येक नागरिक को संविधान का पालन करने और उसके आदर्शों, संस्थानों और राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय कानून का सब सम्मान करने का मौलिक कर्तव्य सौंपता है। और इसमें मूल रूप से राष्ट्रीय गीत का स्पष्ट उल्लेख नहीं है। और न्यायिक लाइव स्ट्रीमिंग, जुडिशियल लाइव स्ट्रीमिंग पर सुप्रीम कोर्ट का नियंत्रित या आर्काइव प्रोटोकॉल, उच्चतम न्यायालय ने अदालती कार्रवाई या लाइव स्ट्रीमिंग का वीडियो और ऑडियो को सोशल मीडिया पर बिना अनुमति के तोड़ मोड़ पर पेश करने या उनका मुद्रीकरण या मोनेटाइजेशन करने पर रोक लगाने संबंधी अंतरिम आदेश पर सुनवाई की। कोर्ट ने एक संतुलित कंट्रोल या आर्काइव मॉडल का प्रस्ताव रखा है। और यूपीएससी पाठ्यक्रम जुड़ा जीएस पेपर 2 या न्यायपालिका की कार्यपालिका अनुच्छेद 19 या खुला न्याय सिद्धांत, खुला न्याय या ओपन जस्टिस निपल त्रिपाठी बनाम सुप्रीम कोर्ट 2018 मामले शीर्ष अदालत ने लाइव स्ट्रीमिंग को अनुच्छेद 21 या निष्पक्ष सुनवाई अनुच्छेद 19A ये सूचना अधिकार का हिस्सा माना था। चिंता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जजों या वकीलों, वादियों या ट्रोलिंग या रील्स बनाकर या गलत संदर्भ में पेश करना और व्यावसायिक लाभ के लिए वीडियो दुरुपयोग। प्रस्तावित समाधान एक आर्काइवेटेड या मॉडल जिसमें केवल अधिकृत या प्रमाणित सामग्री की ही जनता के लिए उपलब्ध होगी। मुख्य चुनाव आयुक्त ईसीई और चुनाव आयुक्तों ईसीएस के नियुक्ति कानून को चुनौती। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य चुनाव आयुक्त अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया को विनियमित करने वाले नए अधिनियम को लेकर कानूनी चुनौतियां जारी और इसकी संस्था का क्षमता पर सवाल उठती हैं। जीएस पेपर 2 संवैधानिक निकाय चुनाव आयोग की विवाद व चयन समिति की संरचना को लेकर, जिसमें प्रधानमंत्री, एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, लोकसभा में विपक्षी नेता शामिल हो, जिससे कार्यपालिका बहुमत स्थापित होती है। पीटी के लिए क्वेश्चन पर राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित तत्वों पर विचार कीजिए। इसका दूसरा आंसर हो जाएगा कि नांद्रे श्रीघर
विराजगढ़ बनाम महाराष्ट्र 1967 मामले मुख्य से अदालती कार्रवाई से खुले न्यायालय ओपन कोर्ट के सिद्धांत से संबंधित है कि पहला गलत हुआ। अनुच्छेद 51 एक संविधान राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान की अदालतों का सम्मान करने को लेकर इसमें राष्ट्रीय गीत और वंदे मातरम का शब्द स्पष्ट उल्लेख नहीं है। और विकल्प दूसरा गलत है। नारायण श्रीधर मिराज 1968 में मामले सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि अदालतों असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर समान खुली सुनवाई ओपन हेयरिंग के नियम का पालन करेंगे। मेंस के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस है। अदालती कार्रवाई के लाइव स्ट्रीमिंग की न्याय तक पहुंच एक्सेस ऑफ जस्टिस को लोकतांत्रिक बनाए, लेकिन इसे न्यायपालिका सक्षम गंभीर व्यवहारिक या प्रतिष्ठा संबंधी चुनौतियां खड़ी की है। हालिया प्रस्तावों के आलोक में इस कथन का समालोचना तो विश्लेषण की 250-15 की भूमिका में लिखेंगे। स्वप्निल त्रिपाठी मामले 2018 को लेकर के शुरुआत करें और लाइव स्ट्रीम अनुच्छेद 19 का अधिकार सुदृढ़ करें और पक्ष के तहत डेमोक्रेटिक एक्सेस आम नागरिकों के कानून के छात्रों के लिए अपराधी प्रक्रिया को समझने में आसानी और न्यायपालिका में पारदर्शिता और जवाबदेही में वृद्धि और सुदूर क्षेत्रों को लोगों के लिए सुप्रीम कोर्ट की बहसों के सीधे देखने के अवसर और विपक्ष तर्क चुनौतियाँ। सोशल मीडिया पर जजों और वकीलों के टिप्पणियों के साथ बाहर या आउट कंटेंट काटकर या शॉर्ट रील्स बनाना और जजों वीडियो को ट्रोलिंग या जिससे स्वतंत्र या निष्पक्ष न्याय देने की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। और अदालती गरिमा का सनसनीखेज और सेंसेनाइजेशन में बदलना और सुझाव आगे की रहा। हाल ही में प्रस्तावित सुप्रीम कोर्ट कंट्रोल और अकाई प्रोटोकॉल का उल्लेख करें और व्यवसाय की मुद्रीकरण की अनाधिकृत संपादक सख्त कानून दंड का लागू करना और निष्पक्षता से बनाए रखने के लिए केवल महत्वपूर्ण संवैधानिक पीठों कॉन्स्टिट्यूशन बेंच की लाइव स्ट्रीमिंग को सीमित करना। अगला खबर है आईपी विकास दर 27 महीने से उच्चतर रही है 7.3% और जून 2026 में भारत का औद्योगिक उत्पादन सूचकांक आईपी 7.3 को बढ़ा है, 23 महीनों में सबसे अधिक रहा है। इसके बारे में डिटेल से पढ़ लिया है दोस्तों। आंकड़ों के लिए पता चला बुनियादी ढांचे वस्तु पूंजीगत की गुड्स बहुत मजबूत और उपभोक्ता कंज्यूमर गुड्स की मांग और अभी भी कमजोर बनी हुई है। कि भारतीय अर्थव्यवस्था औद्योगिक विकास समुद्र मंथन योजना, इसके बारे में हमने पढ़ लिया दोस्तों, इसके बारे में पढ़ लिया था। टैरिफ के बारे में पढ़ लिया। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।